नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी का जो ये सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि आपको पीछे दोस्तों चैप्टर 4 पढ़ाई हो चुका है, यानी कि 1 2 3 4 तक पढ़ाई हो चुका है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर 1 2 3 4 5 कंप्लीट कीजिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि ये आपके क्लास 6 का है, तो इसमें आपको बच्चा जैसा ही समझाने की कोशिश करेगा। तो आप भी बच्चे बनकर ही समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा आप फैक्ट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इसमें दोस्तों आपके दिमाग के जो डेवलप है उसे ये कोशिश करने की कोशिश करता है। और साथ ही में दोस्तों ये बुक जो है आपको बाहरी दुनिया से रिलेट करके चीज़ों को एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करेगा कि आपके जो सोचने की क्षमता है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे। तो दोस्त, आप होशियार मत बनिएगा ज़्यादा, क्योंकि होशियार बनने के चक्कर पड़िएगा तो ये आपको बुक समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, हम लोग चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम लोग दोस्तों चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्त, ये जो सीरीज है इसमें दोस्तों हम लोग 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे ही हमारा 6 से 8 तक एक दोस्तों सीरीज चलेगा, और दोस्तों एक और वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जिन भाई को दोस्तों 9th और 10th का ही सिर्फ पढ़ना होगा तो वो दोस्त सिर्फ 9th और 10th का ही पढ़ेंगे। तो कल से दोस्तों 9th का भी एक एक चैप्टर का डेली वीडियो आएगा, और दोस्तों इसके साथ ही आपको नोट्स भी आपको शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है हमारा 5 नंबर की पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि दोस्तों चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट होता है कि पदार्थों को पृथक्करण मतलब दोस्त पदार्थों को अलग कैसे किया जाए, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं या तो उन्हें अलग कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों ये समझाने की हमको कोशिश करेगा आपको कुछ उदाहरण देकर। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत से उदाहरण जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। दोस्तों, यदि आप 3 4 नहीं पढ़े हैं तो जाकर वहाँ पढ़िए। वहाँ पर दोस्तों पदार्थ के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी, जितना क्लास 6 में ज़रूरत है उतना दिया गया है। तो दोस्तों, आप चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी यानी कि छलनी द्वारा पृथक करते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि चाय को जो चाय पत्ती होती है उस द्रव को किस विधि द्वारा अलग की जाती है। तो दोस्तों उस विधि का नाम है चाल नित्र। दोस्तों ये डायरेक्ट आपको उठा कर दे देता है एग्जाम में, इसे चाल नित्र, क्योंकि यहाँ दोस्तों शब्द का ही सब खेल रहता है। इसे दोस्तों छलनी कहा जाता है। छलनी आप समझ लीजिएगा, लेकिन चाल नित्र में दोस्तों आप फंस जाइएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जो चाय की पत्ती हो द्रव से चाल नित्री यानी छलनी विधि के द्वारा अलग की जाती है। यहाँ पर आपको पिक्चर के माध्यम से भी ये बात बताई गई है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है ये दोस्तों चाल आपके नित्र है, और इसके द्वारा जो यहाँ पर चाय दोस्तों छानी जा रही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। वहीं दोस्तों शस्य कर्तन के समय अनाज को दोस्तों डंडियों से पृथक किया जाता है। दोस्तों मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही मंथन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो आपके ये दूध या दोस्तों दही से जो अलग किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मंथन है, इसके द्वारा आपको अलग किया जा रहा है मक्खन को। दोस्तों ये यहाँ पर पृथक्करण विधि के द्वारा दोस्तों उपयोग किया जाता है। और दोस्तों इसमें आपके अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है दोस्तों, जो कि हम लोग चैप्टर 9 जो दोस्तों क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में अत्यधिक विस्तृत रूप से। वहीं अगर बात करें तो जैसा कि हमने 3 में दोस्तों सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े थे कि कैसे आपको रेशे जो होते हैं वो बीज को पृथक करने के लिए कपास को ओटते विधि के द्वारा दोस्तों अलग किया जाता है। वहीं दोस्तों कदाचित अपने नमकीन दालिया अथवा पोहा खाया होगा। दोस्त जो नमकीन दालिया होती है या पोहा दोस्तों जो होता है, जो कि चूड़ा का बनता है, दोस्तों आप जरूर खाए होंगे। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें जो मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। दोस्तों वहीं अगर बात करें तो ये इसलिए आप निकाल देते हैं क्योंकि आपको तीखी न लगे। वहीं अगर बात करें तो कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हुए हैं और उसे दोस्तों आपको इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप एक प्रकार के फल को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है। दोस्तों ये आपसे पूछना चाहता है, आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा है कि हाँ जो आप आसानी से एकदम अलग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे ये लेवल को बढ़ाने लगेगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो ऐसा करना आपको सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किया जाने वाला पदार्थ जैसे कि आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हैं तो आप उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा।
तो दोस्तों कल्पना कीजिए कि यदि आपके रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया जाए, जिसमें दोस्तों एक रेत है और एक नमक है। दोस्तों दोनों को आपको मिश्रण करके आपको दे दिया जाए एक गिलास। तो इस मिश्रण से रेत को कणों को दोस्तों हाथ से आप बीनकर पृथक करने की सोचना भी दोस्तों असंभव है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएगा और आपके दिमाग में ऐसे ऐसे प्रश्न बनते जाएंगे और आप चीज़ों को आसानी से समझते जाइएगा और आप में दोस्तों जो है उत्कृष्टता दोस्तों धीरे धीरे जगने लगेगी। दोस्तों यहाँ पर जो ये पहेली है दोस्तों, इसमें दो लोगों का चयन किया गया है, एक बूझो को और एक पहेली को आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों ये पहेली जो है यह जानना चाहती है कि हम ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हम आवश्यकता ही क्यों होती है। ये दोस्तों सोच रही है कि आखिर हम क्यों इसे अलग करना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से आपको चैप्टर समझाने की कोशिश करते हैं कि सारणी 5.1 में दोस्तों कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारणी आपके 5.1 है, जो कि यहाँ पर दोस्तों पृथक्करण के जो ये प्रक्रम दिए गए हैं। तो आगे हम लोग दोस्तों इसको देखेंगे, तब तक लिए दोस्तों उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया कि यही दोस्तों सारणी है हमारा। तो दोस्तों पृथक करने का उद्देश्य अपने अव्यय को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। यदि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है तो क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का दोस्तों उसका जो उद्देश्य है ये पृथक्करण के अव्यय को उपयुक्त से ढंग से मिलान कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि चावल से पत्थर को पृथक आपको करना है। उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, दो भिन्न भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को दोस्तों पृथक करना है और दोस्तों हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। वहीं दोस्तों मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध के मंथन का उपयोग करते हैं और दोस्तों इसमें से अनुपयोगी जो यानी कि हमारे जो उपयोग में नहीं है उस अव्यय को दूर करना है। हम दोस्तों अशुद्धियाँ जो इसमें से निकलती है उसे हम दोस्तों फेंक देते हैं। वहीं दोस्तों चाय की पत्तियां को पृथक करना है और हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना है। दोस्तों इसमें से जो आपकी अशुद्धि मिलेगी यानी कि हानिकारक जो अवयव होगा उसे दोस्तों आपको दूर कर देना है। तो दोस्तों हम दोनों अवयव का उपयोग कर सकते हैं। वहीं दोस्तों प्रक्रम का उद्देश्य तथा पृथक्करण अव्यय को उपयोग को ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक्करण करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो उसमें मिश्रण में दोस्तों जो हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ है सबसे पहले दोस्तों पृथक करने की हमें उसकी आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हम अलग से उपयोग की आवश्यकता होती है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों को अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं, यानी कि दोस्तों तीनों रूपों में आपके पदार्थों के मिश्रण देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों इसलिए हम किन्हीं पदार्थों को ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनका गुणधर्मों में अत्यधिक विभिन्नता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5.1 में दोस्तों कि पृथक्करण करने की विधियाँ क्या क्या है। दोस्तों अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। यहाँ पर दोस्तों हस्त चयन विधि का उपयोग किया गया है जो कि क्रियाकलाप 2 में आपको बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि हस्त चयन विधि क्या होती है। दोस्तों दुकानदार से खरीदे गए अनाज का एक पॉकेट कक्षा में लाइए और आप अनाज का कागज के शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न या दोस्तों जो अन्न के कण होते हैं दोस्तों उसमें पाते हैं कि क्या आप इसमें दोस्तों पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटी हुई अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं। दोस्तों यदि आप नहीं देखे होंगे तो दोस्तों जो भी आपके यहाँ स्थानीय लोकल यानी जगहों पर दोस्तों जिस प्रकार से मिले में आपकी दोस्तों चावल की आपकी जो कुटाई होती है वहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चावल के साथ भूसी, दोस्तों कुछ मात्रा में आपके छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी देखने को मिलते हैं जिसे कण कह सकते हैं। और दोस्तों उन्हें किस प्रकार से अलग किया जाता है घरों में यदि आप देखे होंगे तो जरूर आपको पता होगा। तो दोस्तों आप अपने हाथों से पत्थर के टुकड़े को तथा भूसे तथा अन्य कणों को इसे पृथक कीजिए।
तो दोस्तों इसमें भूसे को तो आप आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंकड़ जो होते हैं उन्हें दोस्तों खाना बनाते समय अलग किया जाता है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दाल, कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर, भूसे को पृथक करने में किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो अशुद्धियों की जो मात्रा प्रायः बहुत अत्यधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थ को पृथक्कृत करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। यानी दोस्तों हाथ से ही अलग करना ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो दोस्तों हाथ से हम लोग कंकड़ कणों को चुन लेते हैं और भूसी के लिए दोस्तों हम लोग उसमें सोप का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये अनाज से पत्थर के टुकड़े का हस्त चयन करते हुए आपको यहाँ पर व्यक्ति को दिखाया गया है, तो इसे आप गौर से देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगला जो हमारा पृथक्करण करने की विधि है जिसका नाम दिया गया है थ्रेसिंग विधि, यानी कि दोस्तों इसमें आपको मशीन का उपयोग करके दोस्तों बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये थ्रेसिंग विधि क्या होती है। तो आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों को कट्ठर देखे होंगे। दोस्तों जब आपके धान का दिन होता है और दोस्तों गेहूं का दिन होता है तो खलिहानों में दोस्तों आपकी उनकी सूखी हुई डंडियां जरूर देखे होंगे। दोस्तों डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग दोस्तों किया जाता है, तो दोस्तों उससे पहले हमें अलग करने से पहले इन्हें धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने से दोस्तों जो ये दोस्तों हो जाता इसके आपके थ्रेसिंग विधि में दोस्तों इसका आसानी से अलग करने में सहायता मिलती है। वहीं दोस्तों प्रत्येक डंडी पर अंकुरण चिपके होते हैं और दोस्तों खेतों में रखे संकड़े गट्ठर पर चिपके अंकुरण की संख्या की कल्पना कीजिए। दोस्तों कृषक अंकुरणों की डंडियों, इतनी डालियों, गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं, इसके बारे में आप विचार कीजिए। दोस्तों आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकन आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको डंडियों से तोड़ना असंभव है। दोस्तों यदि आप अमरूद या आमों को दोस्तों या किसी भी अन्य फलों को दोस्तों आप आसानी से हाथों से तोड़ लेते हैं, लेकिन क्या आप सोचिए कि क्या जो ये आम और अमरूद या आपके जो भी दोस्तों फल हैं अलग अलग, उनके अलावा इसके डंडियों से तोड़ना, क्या इन कणों को आसानी से आप पृथक कर सकते हैं? तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों डंडियों से और अन्य कणों को दोस्तों अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो डंडियां होती है दोस्तों यहाँ पर ये सूखी हुई डंडियां हैं, जो कि ये दोस्तों आपके गेहूं की डंडियां हैं। तो दोस्तों इन्हें पृथक करने के लिए जिस विधि का दोस्तों प्रयोग किया जाएगा उसके दोस्तों हम लोग थ्रेसिंग विधि के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान के द्वारा ये थ्रेसिंग विधि के द्वारा इसे अलग किया जा रहा है। थ्रेसिंग विधि में दोस्तों एक आपके जो अभी दोस्तों मशीन विधि के द्वारा भी उपयोग किया जाएगा और दूसरा दोस्तों है कि किसान इसे पीट कर दोस्तों अलग कर रहा है, यानी कि इस पर दोस्तों फोर्स लगाकर इसे दोस्तों एक दूसरे से साथ इसे जब आप प्रहार कीजिएगा तो इसमें से जो आपके धान या दोस्तों गेहूं के डांडिया है दोस्तों, जो दाने हैं वो आपके डांडिया से अलग हो जाएंगे। फिर उसे दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर उसको दोस्तों यहाँ पर सूपों को द्वारा इसे दोस्तों उसाना पड़ता है, यानी कि आपको इससे हवा के माध्यम से दोस्तों जो भी इसमें से आपके भूसी है वो आपके अलग किया जा रहा है और दोस्तों धान या गेहूं को दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके भूसी की तुलना में दोस्तों धान और गेहूं दोस्तों जो होते हैं इनकी दोस्तों आपकी जो वजन होता है वो ज़्यादा होता है, इस कारण दोस्तों ये नीचे गिर जाएंगे उसकी अपेक्षा और दोस्तों ये हवा के कम झोंकों में दोस्तों ये आपके भूसी अलग हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्रियाकलाप 3 की, तो अगला दोस्तों है निष्पावन विधि। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये निष्पावन विधि क्या होती है। तो दोस्तों सूखे रेत अथवा बुरादे, सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। जो सूखे रेत होते हैं और दोस्तों बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के जो पाउडर होते हैं उसका एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण का किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अव्यय को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अव्यय के कणों को आप समान है? दोस्तों क्या हस्त चयन द्वारा इन अव्यय को पृथक करना असंभव है? दोस्तों अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए और किसी ऊंचे स्थल स्थानों पर दोस्तों खड़े हो जाइए
और दोस्तों मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। और दोस्तों जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर दोस्तों वहां पर जैसे ही आप उसे पकड़िएगा और हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। दोस्तों यदि ऐसा आप प्रक्रिया नहीं देखे होंगे तो आप एक बार जरूर धान या दोस्तों जो गेहूं की खेती का जो समापन होता है उसके जस्ट पहले ही दोस्तों ये विधि का उपयोग किया जाता है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि क्या ये दोनों अवयव रेत एवं बुरादे या सूखी पत्तियों के पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता हो? तो क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयव को पृथक करने में सफल हुई है दोस्तों? तो दोस्तों किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन विधि कहलाती है। तो आप ध्यान रखिएगा ये कि जो ये आपके प्रक्रम बताया गया दोस्तों, भूसी को धान से अलग करने की जो विधि है ये आपकी निष्पावन विधि कहलाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दोस्तों धान की जो भूसी होती है वो दोस्तों उससे अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों निष्पावन का उपयोग पवनों यानी कि वायु दोस्तों के झोंकों द्वारा मिश्रण से भरी तथा हल्की अवयव को पृथक करने में किया जाता है। दोस्तों साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे का भारी अनुकरणों से पृथक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा ये पॉइंट बन रहा था कि निष्पावन विधि क्या होती है, जो आप समझ चुके होंगे। अगला दोस्तों है कि हमें भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अंकुरण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। और दोस्तों अलग हुए भूसे को पशुओं को चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये भूसे जो होते हैं आपके पशु चारण में भी उपयोग किया जाता है पशुओं के लिए, और दोस्तों जो अन्न आता है वो दोस्तों हमारे द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है। वहीं दोस्तों अगला जो विधि है इसका नाम है चालन विधि। तो कभी कभी हम आटे में व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। दोस्तों आटे से जो व्यंजन बनाते हैं दोस्तों हम कभी कभी उसका उपयोग करते हैं आटे का। तो दोस्तों इसमें उपस्थित जो होता है एक चोकर होता है दोस्तों, अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम चालनी यानी कि दोस्तों चालनी यानी कि जो छन्नी है दोस्तों इसका उपयोग करते हैं और उसमें आटा दोस्तों डालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों ये हो गया आपका चलनी, और दोस्तों या छन्नी इसे कह सकते हैं। इसमें दोस्तों ये आटा डाला गया है और दोस्तों यहाँ पर इसको दोस्तों हिलाकर यहाँ पर दोस्तों अलग किया जाएगा और आटा दोस्तों नीचे आ जाएगा, और दोस्तों इसमें से जो चोकर है ये आपकी छलनी में दोस्तों रह जाएगी। दोस्तों आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में ही रह जाती है, जैसा कि दोस्तों हम अपने ऊपर आपको समझाया। वहीं दोस्तों प्राय आटे को मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। वहीं दोस्तों साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर दोस्तों डाला जाता है, जिससे दोस्तों चालन द्वारा पृथक डंडिया तथा भूसे से निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं और इसे दूर कर लिया जाता है। तो दोस्तों यदि आप थ्रेसिंग विधि का उपयोग जो होता है आपके वो अगर नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो आप गेहूं के दिनों में जो उसकी समापन विधि होती है दोस्तों, जिसे काट कर उसे अलग किया जाता है, उस समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो डंडिया होती है दोस्तों वो भूसा के दोस्तों निष्पावन विधि के द्वारा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में ही दोस्तों रह जाते हैं। और दोस्तों आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण करने वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखे होंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार से चालन द्वारा, ये दोस्तों बड़ा चालन है, इसके द्वारा जो है आपके पत्थर के रेत से दोस्तों पृथक किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि बालू है, और दोस्तों इसमें बालू में जो भी आपके कंकड़ होते हैं बड़े छोटे दोस्तों, इनको इस चालन विधि के द्वारा पहले अलग कर लिया जाता है, यानी कि दोस्तों अशुद्धियों को इससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी निष्पावन विधि के द्वारा ही किया जाता है।
ये तो दोस्तों आप जानते होंगे कि किस प्रकार अलग किया जाता है, लेकिन आपको विधि नहीं पता होगी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि इन प्रयोगों में आपके ये दोस्तों जो होता है आपके निष्पावन दोस्तों विधि का उपयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों अगला हम लोग क्रियाकलाप 4 देखेंगे कि दोस्तों इसमें कौन सी आपकी प्रैक्टिकल आपको बताया गया है। तो दोस्तों कक्षा में एक चालनी या छन्नी द्वारा थोड़ा सा आटा घर से लाइए और चालनी द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। वहीं अब चौक का पाउडर बनाइए तथा उसके आटे के साथ मिलाइए और इस मिश्रण के चालन कीजिए। क्या आप चालन द्वारा चौक के पाउडर जो उसकी दोस्तों आप जो चौक था उससे आप पाउडर बनाए थे और दोस्तों आटा को पृथक कर सकते हैं। तो दोस्तों चालन विधि का उपयोग मिश्रण को दो ऐसे अवयव को जिनके अमापों में अंतर है उसे ही आप पृथक कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर आटा दोस्तों जो है इसका जो आपके माप है दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे कण है, लेकिन जो भूसी का मात्रा है इससे थोड़ा बड़ा बड़ा कण है। तो दोस्तों अमाप मतलब होता है आपके कि दोस्तों एक का जो दोस्तों माप है वो बड़ा है और एक का माप जो दोस्तों है ये छोटा है। तो इन्हीं विधियों में दोस्तों सिर्फ चालन विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिनका माप एक समान है उसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसके लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 विधि आपको दिया गया है, एक है अवसादन विधि और एक है निस्तारण विधि और एक है निस्यंदन विधि। तो इन तीनों विधियों को दोस्तों हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं, तो आइए देखते हैं। दोस्तों प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में दोस्तों जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चले जाते हैं और दोस्तों जिससे जल थोड़ा सा मटियाला हो जाता है। आप सोचिए कि बर्तन की तल्ली में कौन डूबेगा दोस्तों, चावल या धूल, क्योंकि आपने दोस्तों देखा होगा दोस्तों यहाँ पर जिसका दोस्तों आप जो दोस्तों जो घुलने वाला जैसे है आपकी मिट्टी दोस्तों वो आसानी से आपके तो घुल जाएगा चावल ये आपके जल में, लेकिन दोस्तों चावल नहीं घुल पाएगा। तो दोस्तों उस विधि के द्वारा हम चावल से दोस्तों जो अशुद्धियां होती है यानी कि जल से दोस्तों अलग कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बर्तन को टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जा रहा है और दोस्तों नीचे ये दो दोस्तों हैं जो आपके चावल वगैरह ये पर रह जाएंगे। वहीं दोस्तों मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव को नीचे तैल में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जल के नीचे जो आपके बैठ जाते हैं अवयव जो होते हैं दोस्तों पदार्थ होते हैं जो इसे दोस्तों हम लोग अवसादन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पदार्थ है ये बैठ गया है और दोस्तों ये धूल कण पानी के साथ आपके मिल गए हैं और इससे अलग कर लिया जाएगा। तो इस विधि को दोस्तों अवसादन कहते हैं। वहीं दोस्तों अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी के सहित उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहते हैं। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयव को अवसादन या निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवसारण दोस्तों जो विधि होती है और दोस्तों एक निस्तारण विधि है दोस्तों। तो अवसादित मिश्रण के बिना हिलाए जल की मिट्टी को सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को दोस्तों निस्तारण कहते हैं। दोस्तों यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल अथवा दोस्तों जल उनके मिश्रण से इसी विधि के द्वारा पृथक किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो तेल और जल है दोस्तों इसी विधि के द्वारा आपके अलग किए जाते हैं। दोस्तों यदि द्रव को ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो ये दोस्तों दो पृथक परतों में बांट दिए जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परतों बनाते हैं उसे निस्तारण द्वारा पृथक किया जाता है। तो दोस्तों जल में दोस्तों जैसे ही आप तेल को डालिएगा तो जो दोस्तों तेल है ये आपके ऊपर आ जाएगा और दोस्तों इस आप निस्तारण विधि के द्वारा
दोस्तों तेल जो होता है आपको जल से अलग कर लीजिएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यह जल से तेल को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका निस्तारण विधि के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों है कि आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण को पर विचार करें। दोस्तों यहाँ पर दूसरा इसने मिश्रण लिया है, ठोस और द्रव को दोस्तों एक साथ ये मिलाएगा। वहीं दोस्तों चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं, तो निस्तारण विधि अपनाइए। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ और पत्तियां अभी मिलती है, तो आप चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। दोस्तों क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रकार के दोस्तों निस्यंदन यानी कि फिल्टर करना दोस्तों कहते हैं। तो अब आप सोचिए कि तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में दोस्तों निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो दोस्तों इन दोनों में से हमें निस्यंदन विधि ही ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है। तो यहाँ पर दोस्तों निस्यंदन विधि हो जाएगी, चाय के पत्तियों से अलग करने के दोस्तों जो विधि होती है। वहीं दोस्तों आइए कि अब हम केवल अब उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नालों से दोस्तों जो गंदा आपका जल प्राप्त होता है, तालाबों तथा नदियों में एकत्रित किया गया जल भी पंकिल पंकिल मतलब दोस्तों कीचड़ होता है। दोस्तों कीचड़ हो सकता है विशेषकर बरसात के बाद। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो आइए हम अब देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अबिल्य अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों क्रियाकलाप के माध्यम से। तो दोस्तों तालाब या नदी का जो कीचड़ होता है यानी जो पंकिल जो जल लीजिए, यदि यह न मिल सके तो आप गिलास या जल में थोड़ी सी मिट्टी मिला दें और दोस्तों इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें और जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब परीक्षण में दोस्तों आप लिखिए कि क्या गिलास की तल्ली में कुछ मिट्टियाँ बैठ गई है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? तो इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? दोस्तों अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में दोस्तों डालिए और दोस्तों आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5.8 के चित्रों में दोस्तों बताया गया है और साधन या निस्तारण विधि के द्वारा इसे दोस्तों अलग किया जाता है। वहीं दोस्तों क्या दूसरे गिलास का जल अभी भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी में यह कार्य दोस्तों किया है? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन यानी कि दोस्तों फिल्टर करने का प्रयास करते हैं। वहीं दोस्तों कपड़े के टुकड़े से बने हुए तागे को बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। यदि दोस्तों आप कपड़े देखो होंगे तो उसमें आपके छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते होंगे, जिसे दोस्तों रंध्र भी कहा जाता है। दोस्तों रंध्र का उपयोग हम दोस्तों बायोलॉजी की भाषा में करते हैं। आपके जब दोस्तों वहाँ पर हम लोग पादप यानी कि दोस्तों जो आपके पेड़ पौधे में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर, उसमें दोस्तों हम लोग रंध्रों का उपयोग करते हैं। तो आगे दोस्तों ये हम लोग को पढ़ने के जरूर मिलेगा। दोस्तों जो हम लोग फिल्टरेशन कहते हैं दोस्तों उसे हिंदी में निषेधन कहा जाता है, यानी कि जो पानी का जो दोस्तों फिल्टर होता है यानी कि उसे साफ किया जाता है, यानी कि जो उसमें दोस्तों पंकिल होता है उसको अलग किया जाता है, उसी को दोस्तों ये फिल्टर कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में निषेधन कहा जाता है। दोस्तों कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, कपड़ों के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निषेधन के रूप में किया जा सकता है। वहीं दोस्तों यदि जल अब भी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्रों द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र का एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। वहीं दोस्तों फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। 5.9 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिल्टर करने की अलग अलग विधि यहाँ पर दिखाई गई है। वहीं दोस्तों फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है और दोस्तों इस पश्चात मिश्रण का जो फिल्टर होता है पत्र के दोस्तों ऊपर उड़ेलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मिश्रण को शंकु के आकार को बना दिया गया है
और दोस्तों इसमें आपको जल दोस्तों डाला जा रहा है और मिश्रण के ठोस कणों को उसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं और फिल्टर पत्र में ही दोस्तों रह जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा दोस्तों जो जल से पंकिल है वो अलग हो जाते हैं। वहीं दोस्तों साधारणतः फलों अथवा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। वहीं दोस्तों जो निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पनीर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये आपकी निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न बन सकता है। वहीं आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है और दोस्तों इसमें पनीर के जो ठोस कण अथवा द्रव का जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे पनीर को दोस्तों इस मिश्रण को कपड़े या छन्नी फिल्टर करके आपको अलग कर लिया जाता है। तो दोस्त आप ऐसी विधि का उपयोग जरूर देखे होंगे जिस प्रकार से आपको दोस्तों जो पनीर होता है उसको किस प्रकार से कपड़ा के माध्यम से दोस्तों अलग किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा विधि है वाष्पन विधि। तो आइए देखते हैं कि ये वाष्पन विधि क्या होती है। तो बीकर में कुछ जल दोस्तों गर्म कीजिए और जल को उबालने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं, नहीं दोस्तों यदि आप लगातार गर्म करने हैं तो तुमको क्या संपूर्ण जल दोस्तों भाप में बदल जाता है तथा ये जो होता है दोस्तों ये अदृश्य हो जाता है। तो दोस्तों अब दूसरे बीकर के जल को 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह उसे हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? किलोड़ित करने के बाद यानी दोस्तों उसे एक दूसरे में मिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल जो होते हैं भरे बीकर को आप गर्म कीजिए। दोस्तों जल को जैसे ही आप उबलने दीजिएगा तो दोस्तों जो बीकर में से क्या बचता है आप देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो पानी है दोस्तों वाष्प बन के ऊपर हो यानी कि अलग हो जाता है। दोस्तों इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से दोस्तों जल तथा नमक को पृथक्करण करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया है। दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप गर्म कीजिएगा तो दोस्तों जो यदि थोड़ा मात्रा में डालिएगा तो आपको नमक नहीं दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों यदि आप बर्तन के तल्ली को स्पर्श कीजिएगा तो हल्का हल्का आपको महसूस होगा। लेकिन यदि दोस्तों आप ज़्यादा मात्रा में नमक डालकर यदि उसे वाष्प विधि के द्वारा अलग कीजिएगा तो नमक आपको दोस्तों नीचे तल्ली में मिल जाएंगे और वाष्प दोस्तों जल जो होता है वाष्प बनकर दोस्तों ये आपके ऊपर यानी कि बाहर आ जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। आपके विचार से नमक कहां से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। दोस्तों जो समुद्र का जल होता है उसमें आपके NaCl यानी कि लवण जो होता है वो दोस्तों अधिक मात्रा में आपके मिश्रित होते हैं और इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है दोस्तों, जिसे हम लोग यदि केमिकल फार्मूला की बात करें दोस्तों तो इसका केमिकल फार्मूला होता है आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। N से दोस्तों आपका सोडियम, Ca से दोस्तों क्लोरीन, दोनों को जब मिलाइएगा तो NaCl2 जो दोस्तों होगा तो इसे दोस्तों हम लोग कहेंगे सोडियम क्लोराइड। वहीं दोस्तों जहां पर जल होता है उसे वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होते रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाष्पन विधि क्या था, उसी को दोस्तों यहाँ पर रिलेट किया है समुद्र से लेकर। तो दोस्तों इन लवणों को जब एक लवण साधारण नमक है और जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले यानी गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों जो समुद्र का जल होता है इसे आपके बड़े बड़े गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से जल जो होते हैं वो गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगती है और कुछ दोस्तों समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात दोस्तों इन लवणों के मिश्रण को शोधन करने को साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इस प्रक्रिया में काफ़ी भी समय लग जाता है, लेकिन दोस्तों अब टेक्नोलॉजी के युग में दोस्तों आपको दोस्तों यानी कि हीट यानी कि दोस्तों अब मशीनों के द्वारा ही दोस्तों इस जल को अलग कर लिया जाता है। लेकिन अभी भी दोस्तों नेचुरल जो चीज़ है अभी भी दोस्तों वो विद्यमान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर समुद्र का पानी आप देख सकते हैं
और दोस्तों यहाँ पर गड्ढा बना दिया गया है और यहाँ पर इस जल को लाया गया है और दोस्तों लाकर इसमें डाल दिया गया और धीरे धीरे दोस्तों यहाँ से वाष्प होकर जो ये पानी है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि और दोस्तों यहाँ पर हमें नमक का दोस्तों ढेर प्राप्त हो जाएगा। वहीं हम बात करें तो पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। तो दोस्तों हमने पदार्थ को पृथक्करण करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। वहीं दोस्तों प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयव को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। और दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों को उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्त आइए अगला हम लोग क्रियाकलाप 7 देखते हैं। इसे आप समझाने के प्रयास करेगा आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करके, यानी कि बाहरी दुनिया से। तो दोस्तों जो रेत और नमक का आप मिश्रण लीजिए और इसे आप कैसे पृथक करेंगे आपने पहले भी देखा है, और हस्त चयन विधि के इसके पृथक करने के लिए ये व्यवहारिक नहीं होगा, यानी कि दोस्तों इसे हम हस्त चयन विधि का उपयोग करके आपको अलग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर के कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। आप क्या देखते हैं कि रेत के बीकर की तली में बैठ रहा है और इसे निस्तारण या निस्यंदन पृथक द्वारा दोस्तों अलग कर सकते हैं। और दोस्तों निस्तारित द्रव में क्या है कि आप सोचते हैं कि इसे जल में कहाँ नमक है, जो कि आरंभ में आपको मिश्रण में था। वहीं अब इस निस्तारित द्रव में दोस्तों नमक एवं जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन को बंद कर दीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली के टूंटी से दोस्तों भाप निकलती हुई देखती है दोस्तों? तो यदि आप ऐसा आपके पास ऐसी सुविधा है तो आप इस क्रियाकलाप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों लंबे टर्म के याद करने के लिए यदि आप ऐसा करते हैं या देखते हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। दोस्तों एक धातु को प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हुई है और प्लेट की केतली को दोस्तों टूंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर एक केतली दोस्तों है जो कि गर्म हो रही है नीचे से, और दोस्तों यहाँ से इसका जो वाष्प है ये बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों जब आप बर्फ के ठंडी दोस्तों की गई प्लेट के संपर्क में आते हैं तो वह दोस्तों संघनित होकर द्रव जो है वो दोस्तों जल में बन जाती है। यानी कि दोस्तों जब इसे आप ऊपर दोस्तों जिस प्रकार से ये दोस्तों केतली से ये जल दोस्तों जैसे ही वाष्प होकर इधर से बाहर निकल रहा था, यहाँ पर दोस्तों यदि आप ठंडी प्लेट को लगाते हैं तो दोस्तों ये जल प्लेट में दोस्तों जाकर जैसे ही ये वाष्प है टकराएगा, और दोस्तों टकराने के बाद ये दोस्तों इसे बूंद बूंद करके दोस्तों ये संघनित होकर दोस्तों ये जल बन जाएगा। तो आप ये प्रक्रिया को देखे होंगे जरूर, यदि आप खाने बनाते समय इसका प्रयोग किए होंगे तो। वहीं दोस्तों प्लेट के नीचे से दोस्तों बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा वाष्प बन जाता है, और दोस्तों जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कि दोस्तों जल वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन की विधि को दोस्तों आपको संघनन कहते हैं। आप तो यह ध्यान रखिएगा कि जल वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तित को विधि को संघनन कहा जाता है। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहाँ प्रश्न एक बन सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध की थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की द्रव को देखा है? तो दोस्तों जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है? तो दोस्तों इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल के निस्तारण, निस्यंदन, वाष्प, संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किया है। वहीं दोस्तों पहेली को रेत से नमक को पुनः प्राप्ति को समस्या है। इसने दोस्तों नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में दोस्तों मिलाया, और दोस्तों फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधियों द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए हुए नमक के केवल थोड़े भाग ही पुनः प्राप्त कर सक पाई। उसने दोस्तों कहाँ त्रुटि हुई होगी? तो दोस्तों क्या जल किसी पदार्थ के कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो दोस्तों हमने अध्याय 4 में पाया कि कोई भी पदार्थ जल में घुलकर विलीन बनाते हैं
तब हम उन पदार्थों को जल में विलय कहते हैं। दोस्तों जो जल में मिल गया उसे हम विलय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ को मात्रा निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा, यानी कि दोस्तों जो जल का मात्रा है दोस्तों उसको आप निश्चित कर दीजिए। जो दोस्तों जो पदार्थ आप मिलाते हैं उसे दोस्तों लगातार यदि आप मिलाते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्रियाकलाप 8। दोस्तों इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक, जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में डालिए, उड़ेलिए मतलब दोस्तों डालिए। एक चम्मच नमक यानी दोस्तों डालकर एक बिलोड़ित कीजिए, मैं दोस्तों उसको आपस में मिलाइए। अब तक ये दोस्तों पूरी तरह से न घुल जाए। अब दोस्तों फिर एक चम्मच नमक डालिए, वहीं दोस्तों भली भांति बिलोड़ित कीजिए। यदि आप इस प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते हैं यानी दोस्तों उसमें आप बिलोड़ित करते हैं तो दोस्तों कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अवेलियों दोस्तों नमक बच जाते हैं और बीकर की तल्ली में बैठ जाते हैं। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब दोस्तों इस जल में अधिक नमक नहीं घुलाया जा सकता है। दोस्तों अब यह विलयन जो होती है ये संतृप्त विलयन होती है, यानी कि दोस्तों इसमें से आप ज़्यादा दोस्तों जो है नमक को जल में नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका क्वांटिटी जो है वो जल से ज़्यादा हो जाएगा और दोस्तों जो उसमें रिक्त स्थान की आपके जो होते हैं जल में दोस्तों वो भर चुके हैं और दोस्तों आपके जो नमक है वो नीचे ही बैठ जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये संतृप्त मात्रा में ही ले सकता है, इसलिए इसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। जब जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है तो इस विधि को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। दोस्तों एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। तो यहाँ पर हम लोग संतृप्त विलयन के बारे में पढ़े हैं। दोस्तों यहाँ एक संकेत है कि जो यह बताता है कि उस समय दोस्तों संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने दोस्तों रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक को दोस्तों पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। दोस्तों नमक की मात्रा जो है दोस्तों संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से दोस्तों बहुत अधिक थी, यानी कि दोस्तों हम लोग संतृप्त विलयन बनाना चाह रही थी लेकिन उसकी जो मात्रा थी दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा थी। और दोस्तों अविलय नमक जो था जो नहीं मिला हुआ था दोस्तों रेत के साथ मिला रह गया, जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता था। और दोस्तों यह जो है अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या को हल कर सकती थी, यानी कि दोस्तों अधिक मात्रा में जल का यदि उपयोग करती तो दोस्तों वो अपनी समस्या को आराम से दोस्तों हल कर लेती। वहीं दोस्तों कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में दोस्तों सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है, तो क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उस मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है। तो दोस्तों आइए इसे देखते हैं क्रियाकलाप 9 के दोस्तों माध्यम से। दोस्तों बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक को मिलाइए जब तक कि इसमें नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल जो दोस्तों है ये जल में दोस्तों संतृप्त विलयन प्राप्त होती है। दोस्तों अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ, क्या अब यह घुल गया है। यदि हाँ तो हमें इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक दोस्तों नमक घोला जा सकता है। वहीं दोस्तों इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में दोस्तों नमक पुनः बैठा दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा में घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है। तो दोस्तों आइए इसे क्रियाकलाप 10 के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, एक गिलास में 1 चम्मच और नमक मिलाइए और दोस्तों इसे तब तक आप बिलोड़ित कीजिए, माने मिलाते रहिए जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच दोस्तों नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के दोस्तों चमचों की संख्या जो कि घोली गई है ये सारणी 5.2 में दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराएं। अब इसको दोस्तों जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। दोस्तों सारणी 5.2 में आपको क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आपने पाया कि जल में विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोला जाता है
वहीं दोस्तों हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। और दोस्तों इस अध्याय में प्रस्तुतिकरण दोस्तों जो आपकी पृथक्करण विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। तो दोस्तों हमने यह सीखा है कि पदार्थ के द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो इसे संतृप्त विलयन कहलाती है। यानी कि दोस्तों जो विलयन है उसमें यदि आप उस विलयन में और दोस्तों पदार्थों को नहीं घोल सकते हैं तो वह दोस्तों संतृप्त विलयन है। यानी कि दोस्तों उसमें लिमिट मात्रा में ही चीजें जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग दोस्तों पढ़े हैं, जैसे कि मंथन हो गया, संघनन हो गया, निस्तारण हो गया, वाष्पन हो गया, निस्यंदन जिसे फिल्टर कहते हैं, हस्तचयन विधि हो गई, संतृप्त विलयन, अवसादन हो गया दोस्तों, चालन विधि हो गई, विलयन क्या होते हैं, थ्रेसिंग क्या होती है और निष्पावन क्या होता है। तो दोस्तों यदि आपसे संभव हो सके तो दोस्तों इनके बारे में आप दोस्तों कम से कम आप 10 से 15 वर्ड में जरूर लिखिए कि आप कितना समझ चुके हैं, जितना हम लोग दोस्तों पढ़े हैं। दोस्तों आइए एक बार हम लोग सारांश दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाते हैं। दोस्तों हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन मिश्रण को उसके अवयव को पृथक करने की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा पत्थर को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। वहीं दोस्तों किसी मिश्रण के कणों को अमाप में अंतर का उपयोग होने के कारण चालन अथवा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि दोस्तों उसमें अमाप रहेगा तो आप चालन या फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन विधि का उपयोग कर सकते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और दोस्तों इसे निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दोस्तों रेत और जल को मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग दोस्तों निस्तारण विधि का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही VVI यहाँ पर है दोस्तों, तो इससे आप जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आपको एग्जाम में दे सकता है कि रेत और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों ये जो है आपके निस्तारण विधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देगा, निष्पावन दे देगा दोस्तों, आपको दोस्तों अवसादन दे देगा और दोस्तों निस्तारण और निस्यंदन देगा दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों हमारा जो रेत से जल को मिश्रण करने की विधि होगी ये आपकी निस्तारण विधि हो जाएगी। तो आप ये चारों विधियों को अंतर यदि समझ चुके होंगे तो आप इसका उत्तर आसानी से दे दीजिएगा। दोस्तों यदि आप इन दोस्तों और कुछ हमारे पास सारांश है, इसे भी देख लेते हैं कि द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों के अवयव को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। वहीं दोस्तों किसी द्रव को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। और दोस्तों वाष्पन विधि का उपयोग द्रव में घुले हुए ठोस पृथकों करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको दोस्तों जल में नमक या दोस्तों चीनी का दोस्तों अलग करने के अगर विधि का उपयोग किया जाए तो दोस्तों वाष्पन विधि के द्वारा ही होगा। जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक न घुल सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई विलयन है उसमें यदि पदार्थ को और अधिक आप नहीं घोल सकते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 1 लीटर दोस्तों पानी है और इसमें आप पदार्थों को घोलना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें जितना इसका मात्रा होगा उतना ही घुल सकेगा दोस्तों। तो इस विधि को ही हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। वही दोस्तों किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने और उसमें अधिक पदार्थों को घोला जा सकता है। दोस्तों जल विलय पदार्थों को विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप अभ्यास प्रश्न का उत्तर यहाँ से दे सकते हैं, जो कि हम आपके सामने ये प्रस्तुत कर देते हैं। तो दोस्तों अगला चैप्टर हम लोग 6 चैप्टर दोस्तों जो है ये हम लोग कल पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों हमारे चारों ओर के परिवर्तन इसका नाम है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों ये सीरीज जो है हमारा लगातार चलता रहेगा, यानी कि 6 से दोस्तों 10 तक हम लोग NCERT सीरीज को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके बिहार SSC, बिहार दरोगा, BPSC में, तो दोस्तों ये आपके जियोग्राफी और साइंस में ही पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को दोस्तों देखकर आप समझ जाइएगा। तो दोस्तों आइए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।